नमस्ते। मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के रचयिता। आज मैं शुरू कर रहे हैं बिहार के प्रमुख राजवंश। सबसे पहला आज हम चर्चा करेंगे खरवार राजवंश के बाद के बारे में आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। खरवार राजवंश को खड़गवंशी राजवंश, खैयारवाल वंश यानी खरवार राजाओं का शासन है, जो बहुत प्राचीन जाति है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाती थी। यह सूर्यवंशी होते थे, इसलिए इसको कहा जाता है सूर्यवंशीय क्षत्रिय खरवार कहा जाता है। इसका सबूत जो है रोहतास में बना रोहतासव किला है, जिसका निर्माण त्रेता युग में किया गया था। खरवार जाति में कुछ लोग पलामू जिले में पाए जाते हैं, जबकि अन्य सोन घाटी में रहते हैं। यह आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि खरवार राजवंश कहाँ अवस्थित है, तो दो बातें आपको ध्यान में रखेंगे कि पलामू जिले और दूसरे है सोन घाटी क्षेत्र में। सोन घाटी बिहार में पड़ता है, पलामू अब जो है सो झारखंड में पड़ता है। यह राजवंश मूलतः वर्तमान झारखंड के जपला से संबंधित है। इनका शासन जो फैला हुआ था वाराणसी के सीमा से लेकर के गया तक फैला हुआ है। 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक इस वंश के राजाओं ने शासन किया। इस वंश के सबसे प्रमुख जो राजा हुए 12वीं सदी में राजा साहस धवल देव हुए, और यह जो बहुत ही सर्वप्रसिद्ध राजा प्रताप धवल देव के तीसरे पुत्र हैं। यह भी पूछा जाता है क्योंकि राजा साहस धवल देव जो हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह सबसे सुप्रसिद्ध आपको इस वंश के राजा हुए हैं। लेख के जो अभिलेख इसका पाया गया है, अम्बरा गांव में महाराज की जो भूमि पड़ी है, उसे वह निम्बेश्वर महादेव को दान में दे रहे हैं। इस ताम्रपत्र से 700 वर्ष पहले यहाँ की बसावटें, कसावटें, यहाँ की रहन-सहन, खरवारों की सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं आपको बतला रहा हूँ, यह खरवार राजवंश का अभिलेख हाल ही में मिला है, और यह खरवार राजवंश का राजा साहस धवल देव का 12वीं सदी का ताम्रपत्र लेख रोहतास जिले के अदमापुर से एक मकान की नींव खोदते समय, नींव आप समझ रहे हैं, जब मकान बनता है तो नींव खोदा जाता है और उसका पाइलिंग शुरू होता है, तो नींव खोदते समय यह प्राप्त हुआ। ताम्रपत्र लेख विक्रमी संवत 1241 का है। इस अभिलेख से बहुत चीज़ों पर प्रकाश पड़ता है। खरवार जनजाति जो हैं, आज भी आपको झारखंड में पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यह आपको जनजाति बहुत ही सुप्रसिद्ध थे और आज भी हैं। तो खरवार राजवंश के बारे में पूछा जाता है, जो आपको चेरो राजवंश से यह पहले हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। खरवार राजवंश के प्रथम राजा खादिर पाल हुए, उसके बाद इसके पुत्र साधव हुए, साधव के पुत्र रण धवल हुए और उनके पुत्र प्रताप धवल हुए। उनके बाद साहस धवल हुए। इस वंश के प्रतापी राजा हुए, जिनके शासन काल में ही रोहतास गढ़ को उड़ांव राजा से हस्तगित किया जा सका। उरांव राजा जो थे, उरांव जनजाति है, झारखंड की जनजाति है, उससे यह रोहतासगढ़ किला को ये लोग अपना जीत लिए, हस्तगत कर लिए। इस ताम्रपत्र में अक्षपाटलिक यानी न्यायाधीश पंडित महानिधि द्वारा जारी किया गया है। खरवार नापुरी भाषा बोलते हैं और अन्य के साथ हिंदी। खरवार के 6 उपजातियां हैं, जो सूरजवंशी, द्वालबंदी, पटबंदी, खैरी, भोगता, मझिया हैं।
रिसले ने बनिया, बा, बहेरा, बेल, बैर, बमड़िया, बंदिया तथा छोटा नागपुर के खरवार के बीच कुछ और रिकॉर्ड बनाए हैं। ये वे आगे बताते हैं कि पलामू खरवार में पटबंध, दुलबंध, खैरी उपजातियां हैं, जहां दक्षिण लोहरदगा में समुदाय के पास देशवाड़ी, भोगता, राउत उपजातियां हैं। वे खुद को 18 हजारी मानते हैं। खरवार जनजाति आज भी आपको पुराने बिहार यानी झारखंड में फैले हुए हैं, ठीक है ना? तो आइए मैं उसके बाद जो चेरो राजवंश से पहले खरवार था, उसके बाद चेरो राजवंश आता है। यह पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजाति राज्यों का उदय हुआ। ये भी जनजाति राज्य हैं, ये भी जनजातियों का राजा वंश है और यह चेरो राजवंश कहलाता है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह पलामू का आपको भग्नावशेष किला है जो चेरो राजवंश का है। आपको यहाँ पर कुछ और भी इनकी आपको महल का कुछ शेष भाग दिखाई पड़ता है। यह दोनों चित्र जो है सो आपको पलामू का है। इसकी आपको संरक्षण की ज़रूरत है, इसकी आपको देखभाल की ज़रूरत है, जिससे टूरिस्ट सेंटर एक अच्छा बन सकता है। और इस पर ध्यान सरकार की जानी चाहिए, आम लोगों की भी जानी चाहिए, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए क्योंकि यह बहुत सारी चीज़ों का अगर इसमें खोजा जाए तो बहुत सारी इतिहास पर प्रकाश पड़ेगा। तो और जनजातियों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। चेरो राजवंश केवल पुराने बिहार से तो जुड़े ही हुए हैं, अभी नवीन बिहार में भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका फैलाव आपको बिहार के कई जिलों में है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शाहाबाद है, सारण है, चंपारण है, मुजफ्फरपुर है और पलामू जिलों में इनका फैलाव है। तो आप समझ सकते हैं कि यह आपका बिहार के बहुत सारे जिलों से संबंधित है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम राज्य इसके जो हुए हैं धुधुलिया चेरो राज्य है जो शाहाबाद जिले में चेरो सरदार का मुख्यालय आपको बिहिया है। बिहिया भी बिहार में है। दूसरा राज्य जो है भोजपुर है जिसका मुख्यालय तिरावन है, राजा सीताराम है। सीताराम है। तीसरे राज्य का मुख्यालय चैनपुर है। चौथे राज्य का मुख्यालय देव मार्कंड है। यहाँ का राजा फूलचंद्र बहुत सुप्रसिद्ध राजा हुए। फूलचंद को ही जगदीशपुर के मेले की शुरुआत करने का श्रेय मिलता है। जगदीशपुर मेले के बारे में भी पूछा जाता है और इसकी शुरुआत करने वाले फूलचंद हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फूलचंद सांस्कृतिक रूप से काफ़ी संपन्न राजा थे। पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक और पलामू का यह जो किला है, यह किला इस इंडो इस्लामिक वास्तुकला के द्वारा निर्माण किया गया है और यह जो किला बनाया गया है, ये दोनों आप देख रहे हैं, यह आपको मेदिनी राय जो बहुत ही प्रसिद्ध महान राजा हुए हैं पलामू के चेरो राजा में, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। मेदिनी राय जिनका राज्य गया, दाऊदनगर, अरवल तक फैला हुआ था। मेदिनी राय के पश्चात उनका पुत्र प्रताप हुआ जिनके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए थे। दक्षिण भाग में चेरो सरदार का एक मुस्लिम धर्म प्रचारक मंसूर शहीद था। इनका नाम ही जो है में शहीद जुड़ा हुआ है। तो यह आपको महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि यह पूछे जाएँगे खास करके धर्म प्रचारक के रूप में। मैं आपको बता रहा हूँ सानेपड़ी चेरा जो है सोन नदी के आसपास के इलाकों में बसे हुए थे जिनका प्रमुख मरहट्टा चेरो था। इसके खिलाफ शेरशाह ने अभियान चलाया था। भोजपुर चेरों का प्रमुख कुकुम चंद्र कारण था। यह नाम है कुकुम चंद्र कारण, ठीक है ना? तो 17वीं शताब्दी में चेरों का राजा बना। इसके समय में भी 3 मुगल आक्रमण हुए। अंततः 1660 ईस्वी में आपको यह मुगल राज्य में मिला लिया गया, ठीक है ना?
तो आप इनका जो है चेरो राजवंश का अंत हो गया। मैं अब आपको खरवार और चेरो राजवंश दोनों जनजातियों का राजवंश था। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने का सरकार का प्रयास है। और जो भी आपको बीपीएससी से या यूपीएससी से अधिकारी वर्ग बनते हैं, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जनजातियों के संरक्षण और संवर्धन में काम करे। तो सरकार का यह नैतिक दायित्व रहता, उस नैतिकता के तहत और संवैधानिक प्रावधान के तहत जनजातियों से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, इनको मुख्य धारा में ऐतिहासिक घटनाक्रम में भी हम लोग जानने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने आपको दोनों राजवंश के बारे में बतला दिया हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं अब नेक्स्ट आ रहा हूँ, उसके बाद का जो आपका शासक हैं भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक हैं, भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। जो मालवा कहलाता है, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजपुर ने अपने पुत्र देवराज और अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कौकट शाहाबाद और पलामू क्षेत्र के चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। इनका मूल स्थान उज्जैन था। ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। चेरो राजा ने इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया। मुस्लिम मुद्दे के मारे जाने के बाद उनका पुत्र सहस्र बल को 1324 में चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। जो भोजपुर की बार बार चर्चा आती है, वह भोजपुर नामक नगर की स्थापना सबसे पहले इसी समय होती है। सहस्र बल ने भोजपुर को आपको मार डाला और प्रत्युत्तर में देवराज ने सहस्र बल को 1324 ईस्वी में मारकर चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भोजपुर नामक नगर की स्थापना इसके बाद हुई है। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया है। संतन सिंह 1344 ईस्वी में मृत्यु हो गई उनकी। और यह जो है ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः लगभग 1457 ईस्वी में भोजपुर पर अधिकार कर लिया और बिहटा को जो पटना के आसपास है, वह बिहटा को अपना केंद्र बनाया। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनियों का नेता बना, जो बिहार के सूबेदार जमाल खान से पराजित होकर के जंगलों में भाग गया तथा दावा एक जगह है, उसको अपना केंद्र बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ, सासाराम के जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेर शाह सूरी का उज्जैन के साथ अच्छे संबंध थे। राजा राम शाही ने उज्जैन को राजधानी दावा से पुनः बिहटा स्थानांतरित किया। दावा, बार बार मैं कह रहा हूँ, दावा एक जगह है जो राजधानी थी, उसको पुनः बिहटा स्थानांतरित किया गया। कालांतर में राजा नारायण तल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ है और बक्सर उसका प्रमुख केंद्र बना है। मैं अब नेक्स्ट आ रहा हूँ नुहानी वंश, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको नूह और नुहान के वंशज नुहानी कहलाए। नूह और नुहान के वंशज नुहानी कहलाता है। अपभ्रंश में लोहानी कहा जाता है। जब सिकंदर लोदी सुल्तान बना तो उसका भाई जो जौनपुर के गवर्नर था, वारवाक शाह के ने विद्रोह कर बिहार में शरण ली। इसके पहले जौनपुर का पूर्व शासक हुसैन शाह सरकी भी बिहार में आकर तिरहुत और सारण के जमींदारों के साथ विद्रोही रूप में खड़े थे। अब दोनों आ गए, वारवाक शाह भी आ गए और हुसैन शाह सरकी भी बिहार में विशेष करके आपको तिरहुत और सारण में आकर के विद्रोही के रूप में यह खड़े हो गए। बिहार में विभिन्न समस्याओं का केंद्र बना हुआ था, फलतः सिकंदर लोदी ने बिहार तथा बंगाल के लिए अभियान चलाया।
सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर का जो क्षेत्र था वह बिहार और बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित कर दी। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी 1495 से 1523 ईस्वी में को बिहार में नियुक्त किया। हुसैन शाह सरकी का जब पराजित कर दरिया खान नुहानी बिहार में नियुक्त किया गया, जो 1523 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी शासक, मुख्ता और गवर्नर रहा। अभी जो है सिकंदर लोदी के अधीन आपको नुहानी थे और यहीं से स्टार्ट होता है नुहानी वंश का। विशेष करके आपको ध्यान रखना है, आपको दरिया खान नुहानी। दरिया नुहानी वंश का आपको आज भी प्रभाव इससे दिखलाई पड़ता है कि पटना में दरियापुर, क्योंकि दरिया खान नुहानी का नाम से ही दरियापुर जाना जाता है। नुहानी वंश के नाम से नुहानीपुर जाना जाता है और आपको दरियापुर के अलावे लोहानीपुर है। नुहानी वंश का अपभ्रंश में लोहानी है, इसलिए लोहानीपुर के नाम से भी यह आपका जाना जाता है। तो आज भी दरियापुर, नुहानीपुर और आपको लोहानीपुर के स्थल आपको पटना में पाए जाते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि नुहानी वंश प्रसिद्ध राजवंश था। दरिया खान नुहानी के पश्चात उसके पुत्र बहार खान नुहानी प्रशासक हुआ और इसने पानीपत की जो लड़ाई हुई 1526 में, उसके बाद बहार खान बहादुर खान के नाम से जो फाइनली सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण करके बिहार में वह स्वतंत्र स्थापना कर ली है 1526 में, क्योंकि बाबर अब जीत चुके थे और लोदी वंश की खात्मा हो चुकी थी। तो इन्होंने अपना इस मौके का फायदा उठाया और ये स्वतंत्रता हासिल कर ली। आपको कौन? आपको बहार खान। तो इनको ध्यान रखिएगा। मैं इसके बाद आपको बतला दे रहा हूँ कि यह जो नुहानी का कब्जा हो गया था आपको सारे जगहों पर, इस परिस्थिति से चिंतित हो कर के इब्राहिम लोदी ने मुस्तफ़ा फरसली को सुल्तान मोहम्मद के खिलाफ सेना भेजी, परंतु इस समय मुस्तफ़ा की मृत्यु हो गई। सेना की कमान शेख बायजीद और फतह खान के हाथ में आ गई। दोनों की सेनाओं के बीच कनकपुरा के युद्ध होता है और इस कनकपुरा के युद्ध में आपको मालूम है कि सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। कनकपुरा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बराबर पूछा जाता है और पूछा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यह राजवंश जो है बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के इतिहास में। तो बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है उसमें तो पूछे ही जाते हैं। दूसरे की यूपीएससी में पूछे जाते हो कि मध्यकाल का यह बहुत प्रसिद्ध राजवंश है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात सुल्तान मोहम्मद सिकंदर पुत्र महमूद लोदी को दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास में सहायता प्रदान की थी, परंतु 1527 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बाबर ने इस अफगानों को बुरी तरह पराजित किया था। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी जो हैं 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां को बाबर ने 1528 ईस्वी में बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जबकि फरीद खान उर्फ शेर खां को उसका संरक्षण नियुक्त करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यह ध्यान रखिएगा
कि आपको 3 राजाओं को ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले नुहानी वंश में 3 ही शासक हुए थे, जिसमें 2 प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना? मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको याद रखिएगा दरिया। दरिया मीन्स आप जान ही रहे हैं, दरिया मीन्स नदी का जो नदी को ही दरिया कहा जाता है उर्दू में, तो दरिया याद रखिएगा। अब दरिया में तो बहार रहते ही हैं, तो दरिया खान के बेटे बहार खान थे और बहार खान के बेटे थे जलाल खान। तो 3 आदमी हैं, याद रहेगा दरिया, दरिया आप नदी समझ रहे हैं, उसमें बहार हवा का बहाव रहता है, तो बहार खान हुआ और बहार खान के बाद जलाल खान। जलाल खान अल्पयस थे, उनकी पत्नी उनकी माताजी सॉरी उनकी माताजी उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती थी और उन्होंने शेर खां को अपना संरक्षक नियुक्त कर यहाँ पर काम करने लगे। आपको बता देते हैं 1532 ईस्वी में दौरा और दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार में कई क्षेत्रों पर हुमायूं ने आपको कब्जा कर लिया था। ज्ञातव्य है कि बहार खान नुहानी की पत्नी मीन्स आपको जलाल खां की माताजी दुद्दू उनके खास विश्वासी लोग थे। जलाल खां को लेकर बंगाल पलायित हो जाने के बाद 1529 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद लोदी और उनके लोगों को बाबर द्वारा बंगाल से निकाल दिए गए। दुद्दू ने बाबर से बात किया और दुद्दू ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में आपको दूंगा। तो यह जो है सो बाबर ने आपको दे दिया या आपको बिहार का क्षेत्र जो है सो जलाल खां को नियुक्त कर दिया। तो यह ध्यान रखिएगा, लेकिन दुद्दू की अचानक मौत से शेर खां जो संरक्षक ही था, हजरत आला की उपाधि धारण करके शासन प्रारंभ किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ शेर खां आगे चल करके शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। इसी समय बिहार में राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ बौद्ध और गैर बौद्ध मतावलंबियों के बीच तनाव काफ़ी व्याप्त हो गया और इसके बाद जो है इन्हीं परिस्थितियों के मध्य जो है बिहार पर तुर्क आक्रमण होना शुरू हो गया। मैं पहले भी बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ, नुहानी वंश के 3 राजा थे। सबसे पहले दरिया, याद रखिएगा दरिया आपको याद रह जाएगा, तो दरिया में नदी होती है, उसमें हवा का बहाव होता है, तो बहार खान हुआ, दरिया खान का बेटा बहार खान, अब बहार खान का बेटा जलाल खान। तो इनका पूरा नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं ट्रिक्स के साथ भी बता दे रहा हूँ। दरिया खान नुहानी जो 1495 से 1523 ईस्वी में बिहार के कंट्रोल किए। बहार खान जिसको बहादुर खान भी कहा जाता, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के रूप में रहे और यह जो है 1526 पानीपत की लड़ाई के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। उसके बाद से है जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां 1528 से 1530 रहे। इसके बाद नुहानियों का प्रभाव खत्म हो जाता है, सूरवंश की शुरुआत होती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नुहानी वंश के बाद आपका सूरवंश आता है। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं यह फरीद खां हैं, जिनका नाम शेर शाह बाद में रखा गया, जिन्होंने आज जो राजमार्ग जो जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। बहुत अल्पकाल तक शासन करने के बाद भी कई सामाजिक और स्थापत्य और कई तरह के काम किए जो आज भी आपको इतिहासों में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल किए। इनके पिता हसन खान थे, आपको यह ध्यान रखिएगा हसन खान सूर थे। चौसा की लड़ाई के बाद इन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की है। मृत्यु इनकी 22 मई 1500
45 में हुआ है। 59 वर्ष की उम्र में शासन इनका जो चला है 17 मई 1540 से 22 मई 1545 से। मई में इनका जन्म हुआ है, मई महीने में इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन 17 मई को जन्म है और 22 मई को इनकी मृत्यु है। और मात्र ये 5 साल राज्य किए, 5 सालों में ही इनका जो प्रसिद्धि हुई, जो इतिहास प्रसिद्ध बन गए। न्यायिक दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, युद्ध की दृष्टिकोण से और विशेष करके बिहार के दृष्टिकोण से, पटना के दृष्टिकोण से, क्योंकि पटना को ये राजधानी बनाए रखे। आज जो रुपया चलता है इन्हीं के, यह जो आप देख रहे हैं सिक्के का यहाँ पर चित्र दिया गया है, यह रुपया जो शब्द है और रुपया का जो सिक्का है इन्हीं के द्वारा यह चलाया गया था, इसलिए यहाँ पर सिक्का दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फरीद खां शेरशाह खान जो आपको 1486 से 1545 में 59 वर्ष तक यह जिंदा रहे। थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है, इनके नाम में 1486 इनके जन्म के में कई इतिहासकार 1486 बोलते हैं, कुछ इतिहासकार 1472 बोलते हैं। लेकिन जो भी हो, यह आपको ध्यान रखिएगा। डेट तो आजकल पूछता नहीं है, जस्ट एक ध्यान में रखना है। बैजवाड़ा के होशियारपुर नामक स्थान में एक अफगानी महिला के गर्भ से इनका उत्पन्न हुए थे। बचपन का नाम फरीद खां था। शासन 17 मई 1540 से 22 मई 1545 तक रहे। नुहानियों का सत्ता के साथ ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेरशाह का उदय होता। शेरशाह का पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहड़ी ग्राम में थे। पिता आपको मैंने बताया हसन खान सूर थे, जो सासाराम के जागीरदार थे। पितामह इब्राहिम खान थे, जो बहलोल लोदी के समय में भारत आए थे। जौनपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और सासाराम में अपने पिता के जागीरदार के रूप में जागीर को देखने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, उपाधि मिली है। इसलिए उपाधि और सम्मान की बात जब कहते हैं, बचपन में ही इन्हें जो इनका नाम फरीद खां था, एक वार से ही एक शेर को मार देते हैं, जिससे अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लुहानी, जो नुहानी के रूप में जाने जाते थे, शेर खां की उपाधि इनको दी गई थी। शेर खां की उपाधि, शेर को एक तलवार में एक वार से मार देते हैं। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत में शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गए 1529 में। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक 1537 से 38 में शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की है और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया है और सिक्का चलवाया है। इसको ध्यान रखिएगा, यह सिक्का और खुतबा बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापत्य में योगदान जो है आपको अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराए और इसे पुनः बिहार की राजधानी बनवाए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में रोहतास गढ़ नामक किले का निर्माण करवाया है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इंडो इस्लामिक कला में है और इसमें क्या है 1540 एवं 1545 के बीच वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। 122 फीट ऊंचा है। लगभग वर्गाकार आकृति में एक कृत्रिम झील है। दोनों तरफ आप झील देख रहे हैं, ये झील में अवस्थित है या दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। इसको शुरू तो शेरशाह सूर खुद शुरू करवाए थे, लेकिन इनके बेटे इस्लाम शाह ने इसको पूरा करवाया है। बहुत ही खूबसूरत है, आपको इसको ध्यान में रखना है। यह जो मकबरा है इंडो इस्लामिक कला में यह बनाया गया है, ध्यान रखिएगा।
पटना शहर में मस्जिद शेर शाह के द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद का प्रमाण मिलता है। किले नुमा महल शेरगढ़ सासाराम से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किले नुमा महल शेरगढ़ का निर्माण का प्रमाण मिलता है, शेर शाह द्वारा निर्मित किया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक योगदान बहुत है इनके। आपको मुख्य सड़क जो हम आपको बता रहे हैं, सोनार गांव बंगाल से पेशावर पाकिस्तान अब जो है पाकिस्तान तक है, जिसको उत्तरा पथ, शाह-ए-आज़म, सड़क-ए-आज़म, शेरशाह सूरी मार्ग और बादशाही सड़क के रूप में जाना जाता है। यह ध्यान दीजिएगा, यह नाम सब बराबर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा पुनर्निर्मित सड़क जो पुराने समय में उत्तरा पथ, शाह-ए-आज़म, सड़क-ए-आज़म, बादशाही सड़क से नाम जाना जाता था। इस मार्ग को 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान नाम बदलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रख दिया, इसलिए जीटी रोड के रूप में यह जाना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्राचीन मार्ग के पुरातात्विक अवशेष बिहार में बारून और डेहरी स्थित सोन नदी में लगभग 4 किलोमीटर लंबी चूना, सुर्खी और पत्थर के टुकड़े से निर्मित एक मजबूत सेतु मार्ग की खोज 2016 से 17 के वर्ष में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शंकर शर्मा द्वारा किया गया है। दूसरा जो सड़क मार्ग था आगरा से बुरहानपुर तक था, आगरा से चित्तौड़ तक था और लाहौर से मुल्तान तक था। सराय का निर्माण इन्होंने कराया, प्रत्येक कोस में एक कोस की दूरी पर सराय का निर्माण करवाया, जबकि इस्लाम शाह जो उनके बेटे प्रत्येक कोस के बीच में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण करवाया। पत्रों का वितरण में सुधार हुआ, पारसी पत्रों का वितरण प्रणाली बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। शेर शाह के काल में इमारतों पर पारसी और संस्कृत में लिखना शुरू किया गया है, यह एक बहुत बड़ी बात थी। मैं प्रशासनिक योगदान में 47 प्रांतों में बांटा गया साम्राज्य को। शेर शाह दीन पनाह जो हुमायूं द्वारा निर्मित किला था, उसके अंदर किला ये कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह खुद करवाए हैं। किला ये कुहना खूब पूछा जाता है यूपीएससी और बीपीएससी में। शेर शाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर करने के लिए किलों का पुनर्निर्माण करवाया। चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार और बिहार में रोहतास का किला सबसे प्रमुख है। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। पटना में दूर का निर्माण कर इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनवाया। शेर शाह के मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्माइल दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 में इस्माइल की मृत्यु के बाद अफगानों की बुरी तरह परास्त कर हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना। शेर सूर नगर कन्नौज नगर को पुनर्निर्मित कर शेर सूर नगर बसवाया है। मैं आपको युद्ध का संचालन की बात जब करता हूं तो चंदेरी के युद्ध में जब बाबर जीवित थे तो चंदेरी के युद्ध में 29 जनवरी 1528 में यह मुगलों के तरफ से लड़ा था और उसी में उन्होंने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। 1530 में शेर शाह ने चुनार के किलेदार ताज खान की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह कर चुनार के किले का अधिकार प्राप्त कर लिया। शेर शाह ने बंगाल सूबेदार खिज खां के विद्रोह को भी दबाया है। दोहरिया युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं जब अपनी सेना लेकर जौनपुर की तरफ बढ़ा तब दोहरिया नामक स्थानों पर अफगानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। शेर खान ने महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया। अफगानों ने बहादुरी से मुगलों का मुकाबला किया परंतु उसकी पराजय हो गई। इसके पश्चात हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। हुमायूं ने शेर खां को हाथों से छीनने का प्रयत्न किया किंतु जीतने की आशा नहीं दिखाई पड़ने पर शेर खां से समझौता किया। शेर खां के हाथ में छोड़ दिया वह किला और वह आपको मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा ने मिलकर बिहार में विद्रोह किया किंतु वे असफल हुए।
कैद कर लिए गए। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। असल में आपको मैं बता देता हूँ, सूरजगढ़ की लड़ाई के बाद आपको हुमायूं ने पूरब की ओर बढ़ना आरंभ किया है और चुनार को जीत लिया। चुनार से बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर विजय की। बंगाल में कुछ दिन रहने के बाद हुमायूं ने गौर से चलते हैं, ठीक है ना, और यही शेर खां से संघर्ष होता है। चौसा के युद्ध में आपको 26 जून 1539 बहुत महत्वपूर्ण है चौसा का युद्ध, जिसमें शेर शाह सूरी ने इनको हराए हैं। और वह आपको बता देते हैं कि रात में ही शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और यह भाग गए हुमायूं, और नदी में यह डूब रहे थे। तो उसी समय एक भिश्ती ने इनको सहायता दी और उसके बाद गंगा पार कराया। और ये जब वह सुल्तान बने तो वो एक दिन के लिए उनको राजा का दर्जा दिया था उस भिश्ती को। कनौज बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ, आपको मैं बता देता हूँ कि यह हुमायूं अपनी सेना लेकर कनौज की तरफ चल दिया। कनौज के निकट मुगल और शेर खां की सेना आमने सामने हुई। मुगलों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में मुगल सेना के पैर उखड़ गए और भाग खड़े हुए। हुमायूं और उसकी भारी कठिनाई से जान बचा करके भागे। और इसके बाद आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया शेरशाह, और वह भारत की सत्ता से बेदखल कर दिया। हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर के सिंध चले गए। अब 15 वर्ष हुमायूं ने काफ़ी कठिनाई से गुजारे हैं। राज्याभिषेक 10 जून 1540 में आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। मालवा पर भी आक्रमण किए, शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। रणथंभौर पर आक्रमण करके उसको अधिकार कर लिया। रायसीना को 1543 ईस्वी में पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला और उनके उसी दरमियान स्त्रियों ने जौहर किया था। मैं इस युद्ध में राजपूत सरदार जैतिया और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया है। मारवाड़ युद्ध में मालदेव पर आक्रमण किया और उन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग इसी युद्ध में, मारवाड़ युद्ध में मालदेव पर उसी पर कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। मीन्स इसमें काफ़ी इनको समय लग गया, इसीलिए इस पर कहते। ऐसी स्थिति में उसके पास वीरम देव और नगराज आए, जिनके समर्थन में शेरशाह मालदेव पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। मालदेव की लड़ाई के लिए आगरा से काफ़ी दूर युद्ध की योजना बनाई गई। शेरशाह ने मालदेव का पीछा करते हुए आपको अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेरता आदि पर अधिकार कर लिया। मालदेव का संपूर्ण राज शेरशाह के अधीन हो गया। बीरमदेव और कल्याणमल को क्रमशः मेरता और बीकानेर का शासन दे दिया गया और जोधपुर में मेवात का समस्त प्रवेश खवास खान के हवाले कर दिया। कालिंजर पर इनका अंतिम युद्ध था 1545 ईस्वी में। यह चंदेलों के विरुद्ध था। उस समय भाटा के राजा वीर भानु द्वारा हुमायूं की मदद किए जाने के कारण शेरशाह उससे नाराज हो गया। वीर भानु ने भयभीत होकर के कालिंजर के राजा किरीट सिंह के पास शरण लिया। शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक किरीट सिंह था। इस अभियान के दौरान जब शेरशाह उका नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, उसी दौरान किले के दीवार से गोला लगकर पास रखे बारूद पर गिरा, जिससे आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विशेष योगदान है भूमि की माप जो है 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया गया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई है। 1/3 भाग लगान इस समय वसूला जाता था। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली की, भू राजस्व वसूली को अपनाया। रुपया
मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ। 178 ग्रेन चांदी का रुपया, 380 ग्रेन तांबे का दाम का प्रचलन हुआ। मीन्स रुपया और दाम का प्रचलन शुरू हुआ है। रुपया संस्कृत रूपा से आया है। इंडो आर्यन भाषाओं में इसका अर्थ चांदी है। इस क्रम में संस्कृत का शब्द रूपयकम प्रचलन में आया, जिसका अर्थ चांदी का सिक्का है। भारत में सर्वप्रथम यह चला था। मलिक मोहम्मद जायसी इनके समकालीन थे। प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम की रचना की। शेर शाह सूरी के बाद इनके पुत्र सलीम, जिसको जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से आपको सत्ता में आए, आपको सुल्तान बने 27 मई 1545 से 1553 ईस्वी में। यह गले की बीमारी के कारण हफीम खाने लगा था, जिसके चलते इनकी बड़ी कम समय में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके बेटे फिरोज शाह बने, लेकिन फिरोज शाह जब बने उसी समय इनका ममेरा भाई मुवारिज खान हत्या कर देते हैं मात्र 2 दिन के बाद, और आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसी तरह 15 वर्षों का शासन सूरवंश का खत्म होता है। मैं आता हूँ करानी वंश में। करानी वंश है सूरवंश के बाद 1564 से 1576 तक का पीरियड है। करानी वंश जो है पश्तून के करलानी जनजाति से थे, या बंगस जिला के थे, और 1576 इसमें बिहार पर कब्जा जमाए रखा। बंगाल के अंतिम सुल्तान और शासक कहलाए। इसमें सबसे पहला है सुल्तान ताज खान करानी, 1562 से 1565, 3 वर्ष का काल है। यह संस्थापक थे। शेर शाह के अंदर रह करके एज एम्प्लाई काम करते थे। शेर शाह के मातहत कार्य करते थे। राजधानी उस समय गौर थी। उनके बाद सुल्तान जो है सुलेमान खान करानी ताज खान का भाई था। 1565 से 1572 ईस्वी में राजधानी गौर से टांडा मालदा, जिसको कहा जाता है, उस समय टांडा कहा जाता है, मालदा ले आए। सुल्तान बयाजिद खान करानी जो 1572 में थोड़े दिन के लिए किए काम, सुलेमान खान का बड़ा बेटा था। और सुल्तान दाऊद खान करानी 1572 से 1576 सुलेमान खान का छोटा बेटा था। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, अंतिम शासक दाऊद खान करानी थे। यही दाऊद खान करानी का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 1572 से 1576 तक रहे। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासन 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय दाऊद खान करानी था। 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल मुजफ्फर खान तुर्बाती बिहार के गवर्नर थे। मुजफ्फर खान, जिनके नाम से मुजफ्फरपुर है शहर है, हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद खान, जबकि दाऊद खान के साथ जुनैद और कुतलू खान भी इनको मदद किया था। लेकिन राजमहल में युद्ध हुआ। राजमहल के युद्ध से प्रसिद्धि मिली और वहाँ पर लड़ाई हुई और इसमें हार गए। बंगाल बिहार का मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद सूबा बना, मुगल सूबाहदार के नियंत्रण में आ गया। अब मैं इसके आपको बतला रहा हूँ कि करानी वंश के बाद आपका यह वंश खत्म हो जाता है। मैं जितनी भी वंश है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दुर्गा पूजा का आज 10वीं है। आप लोग सब विजयी हों। जय हिंद, जय भारत।